नाजरीन, क्रिटिकल पैट्रियाट के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदेद। ये चैनल हमारे दोस्त शकील चौधरी साहब चलाते हैं और बहुत कम अरसे में इसने बड़ी मकबूलियत हासिल की है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 9/11 है और आज शकील साहब ने मुझे ये मौका दिया है। मेरा नाम रशाद बुखारी है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ कि मैं उनसे कुछ सवाल पूछ सकूँ आज के, ख़ास तौर पर आज के दिन के हवाले से। आज 9/11 है। 20 साल पहले 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कुछ हमले किए गए थे, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, फिलाडेल्फिया में। तो तकरीबन 4 जहाज़ों के हमले हुए थे, जिनमें से 2 हमले बहुत मौसर हुए और उसके नतीजे में पेंटागन की इमारत को भी नुकसान पहुंचा काफ़ी, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नुकसान पहुंचा, जो अमेरिका की माशी अलामत समझी जाती है या माशी आलमी ताकत की एक अलामत समझी जाती है। इस हमले के फ़ौरन बाद ज़ाहिर है कि दुनिया तब्दील होना शुरू हो गई, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी शुरू हुई, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के जहन में शकूक व शुबहात भी थे कि शायद ये हमले खुद अमेरिका ने कराए हैं। इसके नतीजे में बहुत सी कंस्पिरेसी थीरीज़ यानी साजिशी नज़रियात ने जन्म लिया, और आज हम शकील चौधरी साहब से यही पूछना चाहते हैं कि वो साजिशी नज़रियात क्या थे और इनके नज़दीक क्या वाकई वो साजिशी नज़रियात थे या इनमें कुछ हकीकत का इम्कान भी मौजूद है। तो चौधरी साहब, आप ज़रा बताना पसंद करेंगे कि 9/11 के हवाले से क्या क्या साजिशी नज़रियात दुनिया भर में मौजूद हैं या फैलाए गए हैं। रिशाद साहब शुक्रिया। 9/11 के हवाले से बहुत से साजिशी मफरूज़े जो हैं, ये कंस्पिरेसी थेरीज मौजूद हैं दुनिया में। और इन मफरूज़ों की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि ये फैलाने वाले जो हैं वो आपस में भी किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हैं। मतलब बाकी दुनिया को तो छोड़ दें, पाकिस्तान में खुद आप देखिए कि कितने नज़रियात पाए जाते हैं। मसलन कुछ लोग ये कहते हैं कि जी उस दिन 4,000 यहूदी जो थे वो छुट्टी पे थे, इसका मतलब है कि ये यहूदियों की साजिश है। हमारे मजीद नज़ामी साहब जो नवाए वक्त के ओनर एडिटर थे, वो ये कहा करते थे कि ये यहूदियों की साजिश थी और इसका मकसद मुसलमानों को बदनाम करना था। और उन्हीं के अखबार में अताउर रहमान साहब मजमून लिखा करते थे, कालम लिखा करते थे कि ये तो बहुत ही गैरतमंद मुसलमानों का काम है, और उन्होंने अमेरिका का गुरूर खाक में मिला दिया। और उसी अखबार में यह भी छपा प्रोफेसर AR खालिद का मजमून कि 9/11 का आर्किटेक्ट जो है वो जॉर्ज बुश था। और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब जो उस वक्त वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के चेयरमैन थे, उनका एक बयान छपा सितंबर 2001 में नवाए वक्त में कि ये हिंदुओं और यहूदियों की साजिश थी। वो गालबन पहले शख्स हैं दुनिया के जिन्होंने हिंदुओं को भी इसमें मुलव्वस किया, वरना किसी और ने हिंदुओं का नाम नहीं लिया। तो जो कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाने वाले हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सदर बुश को उससे हासिल क्या हुआ। कि अमेरिका कोई मोनार्की तो है नहीं कि उनके बाद उनके बेटे ने बादशाह बन जाना था और ये राज राज ही रहता। तो वहां तो बहुत उनके जो मुखालिफिन हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, मीडिया बहुत आज़ाद है। तो वहां पे अगर आप इस तरह का काम करेंगे, अव्वल तो ये कि आपको हासिल क्या होगा, और फिर उसको आप कैसे, मसलन अगर बुश ने ये काम किया तो उसने CIA के डायरेक्टर को बुलाया होगा कि भाई ये काम कर दो। तो क्या CIA का डायरेक्टर बगैर सोचे समझे कहेगा ठीक है जी मैं कर देता हूं ये, या वो कहेगा अच्छा सर अगर ये काम वाकई जरूरी है तो मुझे लिख के दें आप ये। तो क्या प्रेसिडेंट बुश ने लिख के दिया होगा उसको? तो इस तरह के जो साजिशी मफरूजे हैं उन पे मेरा ख्याल है कि लोग तनकीदी तौर पर उनका जायजा नहीं लेते और फौरन उन पे ईमान ले आते हैं, ये भी नहीं देखते कि इसकी वीकनेस क्या है और इसकी कंट्रडिक्शंस क्या हैं। तो इस जी सब बुखारी थोड़ा साहब। सा जी, थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि अमेरिका इस वक्त दुनिया में एक आलमी ताकत तो है, लेकिन क्या वो एक जदीद इस्तेमार का किरदार अदा कर रहा है कि नहीं? आप आवाज समझते हैं कि आपकी बुखारी बुखारी साहब, जी आवाज जी आपकी फिर कम हो रही है, तो थोड़ा सा इसको वो कर दीजिए। जी जी शकील हाँ। चौधरी साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके ख्याल में अमेरिका का किरदार इस दुनिया में, इस वक्त जदीद दुनिया में, एक इस्तेमार का किरदार है या एक आलमी तौर पर वो एक मस्बत किरदार अदा कर रहा है?
अच्छा, इसमें रिशाद साहब ये बड़ी डिबेट है कि कौन सा मुल्क जो है वो इंपीरियलिस्ट है या इस्तेमारी ताकत है, कौन सा नहीं है। असल चीज ये है, मसलन चाइना को कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इंपीरियलिस्ट पावर है, कुछ कहते हैं कि नहीं है। सोवियत यूनियन के बारे में कुछ लोग कहते थे ये इंपीरियलिस्ट पावर है, कुछ कहते थे कि नहीं है। तो बहरहाल असल चीज ये है कि क्या अमेरिका ने उससे 9/11 अगर खुद किया, प्रेसिडेंट बुश ने खुद किया, तो उनको क्या फायदा हासिल हुआ, जी ये है असल सवाल। तो जी। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जब हम ये बात करते थे तो हमें ये कहा जाता था, मुझे याद है एक हमारे दोस्त ने एक रिटायर्ड एम्बेसडर को बुलाया हुआ था, अभी हाल ही में वो एम्बेसडर रिटायर हुए, तो उनसे हमने ये पूछा 9/11 के हवाले से, तो वो भी, हमें हैरत हुई कि वो भी इन्हीं कंस्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन रखते थे। और उन्होंने कहा कि जी वही मुल्क जिम्मेदार है जिसने उससे फायदा उठाया। तो मैंने कहा जी क्या फायदा उठाया है अमेरिका ने इससे? अफगानिस्तान में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन सा तेल वहां से निकलता है, कौन सा गोल्ड निकलता है जो वहां से वो अमेरिका ले गया? तो कहने लगे कि नहीं नहीं, वो हमसाया मुल्कों में तो बहुत एनर्जी है ना। तो मैंने कहा जी मुझे ये बताइए कि अब तक जो खबरें हैं, 2 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिका इस वार पे खर्च कर चुका है, यानी 2000 अरब डॉलर। तो उससे कौन सी एनर्जी है जो वो खरीद नहीं सकता था उसके चौथाई हिस्से से या फ्रैक्शन से? तो ये जो आर्गुमेंट है, मेरा ख्याल है कि लोग सोचते नहीं है, गौर नहीं करते। अब जब अमेरिका ने विड्रॉ किया है तो किसी ने ये नहीं कहा कि वो अफगानिस्तान से इतने मिनरल्स ले गए, इतना तेल ले गए, ये कर दिया। अब हर बंदा उस नुकसान पे तवज्जो दे रहा है कि जी अमेरिका के इतने लोग मारे गए और अमेरिका का 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो गया। तो अचानक जो है ना, एक इस नैरेटिव में बहुत बड़ी तब्दीली आई। तो पहले ये बात नहीं होती थी, वो था कि पता नहीं जी अमेरिका इससे क्या फवायद हासिल कर रहा है। अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि अफगानिस्तान में मिनरल्स पाए जाते हैं और उन मिनरल्स के निकालने का ठेका अब चीनियों को मिल रहा है। अमरीकियों की तो कोई खबर नहीं है कि वो सारे मिनरल साथ ले गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का बहुत अहम रोल है कि आप जो भी चीज कहते हैं, जिस चीज को आप बिलीव करते हैं, उसको आप खुद भी तनकीदी नजर से देखिए कि उसमें कितनी जान है। जी इरशाद साहब। जी चौधरी साहब, आपकी बात काबिल गौर है, लेकिन मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा उनके नुक्ते नज़र से जो ये नज़रियात फैलाते हैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये नज़रियात क्यों फैलाए जाते हैं, उससे क्या मफाद हासिल होता है। तो उसमें जैसे आपने कहा कि आपका ख्याल है कि अमेरिका ने ज़्यादा नुकसान उठाया है इस जंग के बाद इन 20 सालों में, और हज़ारों अरब डॉलर जो हैं उसको नुकसान हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी तो है कि जो खुद ये खिता है, खुद अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और उसके साथ सेंट्रल एशिया और रशिया, तो रशिया के साथ अमेरिका की जो एक सर्द जंग जारी थी, और जो तालिबान की फतह के साथ जब रशिया वहाँ से चला गया तो वो एक अंजाम को पहुंची। लेकिन क्या आपके ख्याल में वो कशमकश ख़त्म हो गई, और अब क्या बिल्कुल ये दोनों ताकतें दोस्त बन गई, या अभी भी ये इम्कान हो सकता है कि इस खित्ते के छोटे ममालिक को इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसमें ये दोनों ताकतें अपने अपने मफाद को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं? इस दोनों पे ताकतें कौन आपका सी, रशिया और? जी जी। जी, अमेरिका और रशिया, जो बुनियादी तौर पर दो सबसे बड़ी दो आलमी ताकतें थीं कुछ अर्सा पहले तक, आपके ख्याल में क्या रशिया ने अब शिकस्त तस्लीम करके और एक अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है, या कुछ इस बात का इम्कान है कि वो उस शिकस्त का बदला लेने की कोशिश कर रहा होगा? नहीं नहीं, शिकस्त का तो खैर वो तो एक बहुत और चीज चली जाती है। वो तो अब आप ये कह सकते हैं कि क्या उन्होंने शिकस्त का बदला ले लिया है कि हम्म जो 89 में सोवियत ट्रूप्स वहां से वापस गए थे और उनको हम्म वापस भिजवाने में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था, स्टिंगर मिसाइल्स जो थे उनका बड़ा रोल था। तो हम्म क्या रशिया ने वो बदला ले लिया है कि नहीं ले लिया? उस पर बहुत इख्तलाफ होगा। कुछ लोग कहेंगे कि जी उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया है, कुछ कहेंगे कि नहीं किया। तो बहरहाल मैं, मेरा जो है ना जी फोकस उस पर है कि जो हमारे यहाँ ये कंस्पिरेसी थेरीज पाई जाती हैं कि जी एक तरफ तो उसामा बिन लादेन ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली कि मैंने किया है,
हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं जी उसामा बिन लादेन के पास तो ये सलाहियत ही नहीं थी ये करने की। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि भाई आपको कैसे पता चला कि उसके पास ये सलाहियत नहीं थी, और इसके लिए कौन सी इतनी बड़ी कोई सलाहियत चाहिए है। मसलन हमारे एक मशहूर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब ने उसामा बिन लादेन का 2-3 दफा इंटरव्यू किया, 2 दफा पहले, कम से कम 2 दफा पहले 9/11 से और एक दफा उसके बाद। जी। और वो ये कहते हैं कि मैंने जब जो जो बाद में मैं गया हूं वहां पे, तो बड़ा वो मिस्टीरियस तरीके से मुझे लेके गए, आंखों पे पट्टी बांधी, मेरी घड़ी उतरवा ली कि इसमें कोई ऐसी डिवाइस ना हो जिससे लोकेशन का पता चल जाए। तो कहता है कि जी उसामा के इर्द गिर्द जितने भी नौजवान थे सबके लैपटॉप्स पे मोहम्मद अता की तस्वीर थी, जो उन हाई जैकर्स का लीडर था जिन्होंने वो जहाज अगवा किए थे। और हामिद मीर साहब ने एक और वाकया मुझे सुनाया, आज से कोई 12-15 साल पहले जियो ने एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी लूज चेंज के नाम से। तो मैंने हामिद मीर से पूछा कि ये लूज चेंज जो है कैसी डॉक्यूमेंट्री है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बकवास है। तो मैंने कहा जी वो कैसे? कहने लगे कि मीर इब्राहिम ने भी मुझसे यही सवाल किया था कि मुझे कायल करो कि ये बिल्कुल वर्थलेस है। तो मैंने उनको अपना एक वाकया सुनाया कि 9/11 जिस दिन हुआ, मेरे पास उसामा का बंदा एक आया और मुझे आते ही कहने लगा कि CNN लगाओ, CNN लगाओ। वो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे तक बैठा रहा और अचानक खबर आई कि एक जहाज जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक टावर से टकरा गया। तो वो बहुत एक्साइटेड हुआ और कहने लगा एक और भी था, एक और भी था, एक और भी था। तो 16-17 मिनट के बाद खबर आई कि जी एक और जहाज जो है वो दूसरे टावर से भी टकरा गया। तो उस पे उन्होंने अपनी जेब से एक स्टेटमेंट निकाली कि शेख उसामा ने कहा है कि ये काम अच्छा हुआ है लेकिन हमने नहीं किया। तो पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं, कालम नवीस ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जहालत को आर्गुमेंट बना के पेश किया। एक साहब ने लिखा कि हमने तो जी 9/11 से पहले कभी उसामा का नाम नहीं सुना था, अलकायदा का नाम नहीं सुना था। ओ भाई, ये अपनी अपनी जहालत को तो आर्गुमेंट बना के पेश नहीं करो ना। अगर आपने नाम नहीं सुना था, ये आपकी जहालत है, कम इल्मी है। तो बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना हुआ था। अफ्रीका में जो 2 बॉम्बिंग्स हुई थी, एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी की बॉम्बिंग, उससे तो ओसामा का नाम बहुत मशहूर हो गया था। तो आपने अगर नाम नहीं सुना तो खुदारा उसको आर्गुमेंट बना के तो पेश ना करो। जी ठीक। बुखारी साहब। जी चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया भर में ये नज़रिया बड़ा मकबूल रहा है कि ये हमले खुद अमेरिका ने कराए और अमेरिका की साजिश थी और अलकायदा का इसमें कोई हाथ नहीं था। आपकी जो बातें आप बता रहे हैं उससे ये तो जाहिर हो रहा है कि इसमें अलकायदा इन्वॉल्व था। लेकिन अगर हम दुनिया में राय आमा का जायज़ा लें तो आपके ख्याल में कोई आपके पास ऐसा डाटा है जो मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों की राय जिससे हमारे सामने आ सके कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये किसने हमला कराया था? उसमें रिशाद साहब, पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ था हम्म 2007 में। हम्म 2007 में जो सर्वे हुआ उसमें ये बात सामने आई कि सिर्फ 2% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये अलकायदा ने किया। हम्म और 1 साल बाद कीनिया में सर्वे हुआ और वहां के 77% लोगों ने अलकायदा को जिम्मेदार करार दिया। ठीक है। यानी पाकिस्तान से ज्यादा जो था परसेंटेज, वो तमाम मुल्कों में इससे ज्यादा ही था। ठीक है। इजिप्ट में भी ज्यादा था, इवन पैलेस्टाइन में ज्यादा था। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो ज्यादा शगफ रखते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज को। हम्म हालांकि पाकिस्तानियों को तो इस चीज का ज्यादा पता होना चाहिए था, इसलिए कि हामिद मीर एक पाकिस्तानी है और हमारी सरहद लगती है अफगानिस्तान के साथ। और रहीमुल्ला यूसुफजई जिनका अभी इंतकाल हुआ है, हम्म वो भी पाकिस्तानी थे और वो इन चीजों में बहुत नॉलेजेबल थे।
और हमारे और भी थिंक टैंकर्स हैं जिनके इस बारे में बड़ी अच्छी रिसर्च है। अहमद रशीद साहब ने बहुत काम किया है तालिबान पे, उनकी किताब आपको पता है कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई थी। तो इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन को हमने कोई अहमियत नहीं दी, और जो कंस्पिरेसी थ्योरीज थी, जो बिल्कुल बेसलेस थ्योरीज थी, उनको हमने वजन दिया। यानी आप इमेजिन करें कि प्रोफेसर नोम चॉम्स्की से बड़ा इस वक्त अमेरिका की पॉलिसीज का कोई मुखालिफ नहीं है। उनसे जब ये पूछा गया कि आप क्या कहते हैं इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में, तो उनका जवाब था कि इन लोगों ने जो अब तक एविडेंस दी है वो इसेंशियली वर्थलेस है, यानी बिल्कुल बेकार है। तो नोम चॉम्स्की, यानी नोम चॉम्स्की जैसा बंदा ये कह रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मैंने कंस्पिरेसी थ्योरीज की इनकी हिमायत कर दी तो वो मेरी क्रेडिबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक धचका साबित होगा। ठीक है। तो दूसरी तरफ आप ये देखिए ना कि चलिए पाकिस्तानी ज़्यादा साजिशी थीरीज पे या साजिशी नज़रियात पे यकीन रखते होंगे, या वो इसमें ज़्यादा इत्मीनान और खुशी महसूस करते हैं कि इससे इसके पर्दे के पीछे शायद वो अपने कमज़ोरियाँ छुपा सकते हैं। लेकिन जिन मुल्कों का आपने नाम लिया, जैसे इजिप्ट में, मिस्र में जब सर्वे हुआ तो 28% लोगों ने कहा कि ये इसने किया है, अलकायदा ने नहीं किया, बल्कि ये अमेरिका ही का किया धरा हो सकता है। तो 28% अगर साजिशी थ्योरी पे नज़र रख रहे हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो तो दूसरे नज़रिए पे यकीन रख रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को अगर आज सर्वे किया जाए तो आपके ख्याल में कितने फीसद पाकिस्तानी जो हैं वो इसी नज़रिए पे यकीन रखते नज़र आएंगे? मेरा ख्याल है कि 2% से तो यकीनन ज्यादा होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, शायद 10-12% पे हो ये रेशो जो है। और इजिप्ट की आपने बात की तो 28% वो थे जो अलकायदा को जिम्मेदार समझते हैं। हाँ, हाँ, मैं ये यही कह रहा या था कि बाकी जो कितने बनते हैं, 72%, जी, 72% जो हैं वो तो अमेरिका को जिम्मेदार समझ रहे हैं। अमेरिका को ये तो ये एक कम बात जो है तादाद ना, तो नहीं है। ये क्लियर नहीं है कि वो अमेरिका को जिम्मेदार समझते हैं या यहूदियों को जिम्मेदार समझते हैं या किसी और को समझते हैं। सही है। लेकिन अलकायदा के जहां तक बात है, अलकायदा को जिम्मेदार समझने वाले सिर्फ 28% लोग हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में सिर्फ 2% हैं जो अलकायदा को जिम्मेदार जी, समझ रहे हैं। कम जी। से कम उस वक्त का जो सर्वे था। 2007 की आप बात कर रहे जी, हैं, लेकिन ये इन सर्विस ये कितने काबिल एतबार होते हैं आपके ख्याल में? किस तरह से हम इस पे किस हद तक गलती का इम्कान हो सकता है? इसमें वो खुद भी कहते हैं कि 1% का कुछ 2% का मार्जिन हो सकता है, लेकिन जब टोटल तादाद ही वो 2% बन रही है तो वो बहुत ही एक वो होगा। 2% का मार्जिन आप नहीं उसको दे सकते। बात नहीं ये है देखिए, कि अगर ये आप सर्वे 22 जो है, करोड़ की, जी, आप ये 22 मतलब करोड़ की आबादी से अगर 100 या 1000 लोगों को भी लेके सैंपल उनसे ले लें, तो क्या उसको ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द होल पॉपुलेशन कहा जा सकता है? हाँ, ये जो पॉइंट है ना जी, जब ये सर्वे हुआ उस वक्त किसी ने नहीं उठाया कि जी, हम्म, यानी पाकिस्तानियों की ओपिनियन तो बिल्कुल और है और आपका सर्वे जो है वो पाकिस्तानियों को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी बात नहीं थी। जो हम्म, आपका अपना इंप्रेशन भी होता है, आप जब लोगों हम्म, से बात करते हैं तो इसी तरह की बात सामने आती थी कि हम्म, लोग जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग तैयार नहीं थे कि ये इसने ओसामा बिन लादेन ने या अलकायदा ने किया है। यही हम्म, आर्गुमेंट सुनने को मिलता था कि जी उनके पास तो कैपेसिटी ही नहीं है। तो हम्म। यानी ऐसा कोई सर्वे नहीं था जिससे पाकिस्तानी बहुत कोई शॉक हुआ उनको कि नहीं 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 नहीं, पाकिस्तानी तो 80% पाकिस्तानी तो ये यकीन रखते हैं कि ये अलकायदा ने किया और ये सर्वे जो है ये हमारे खिलाफ एक साजिश है। ऐसी बात नहीं थी, किसी ने सीरियसली इसको क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा, आप ये बताइए, आपने ये जितने मुल्कों के नाम लिए सारे मुस्लिम ममालिक हैं, मिस्र हो, मराकश हो, फ़लस्तीन हो, कीनिया हो, पाकिस्तान हो। तो क्या कुछ गैर मुस्लिम ममालिक में भी ऐसा सर्वे किया गया और वहाँ का क्या रिजल्ट आया? इंडिया ख़ास तौर पर, या यूरोप? इंडिया का नहीं मैंने देखा, लेकिन कीनिया का तो इस वजह से भी हुआ कि वहां पे एक अमेरिकन एम्बेसी पे ऑलरेडी अटैक हो चुका था, तो हम्म, वहां पे सर्वे करने की तो ये वजह हो सकती है। तो हम्म, मेरा ख्याल है कि ज्यादा फोकस उनका मुस्लिम कंट्रीज पे था कि हम्म, मुस्लिम कंट्रीज में इस हवाले से क्या थिंकिंग है।
तो ये जो थिंकिंग है ये काफी वाइड स्प्रेड थी और अब भी है। तो मतलब वही चीज आती है कि इजिप्ट में भी, यानी कहते हैं कि जिन मुल्कों में लोग पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं होते वहां पे कंस्पिरेसी थ्योरीज ज्यादा फलती फूलती हैं। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान में भी ये जो है कल्चर बहुत ज्यादा है। और मेरे ख्याल में बड़ा फैक्टर इसमें वो है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की तरफ नहीं जाते। और हमारी रियासत ने, हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, उसने कभी इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया कि यार ये कितनी नुकसानदेह चीज है। उन्होंने कहा कि ठीक है, लोगों की मर्जी है, जो बिलीव करते हैं करते रहें, लेकिन उसका आप देखिए कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या भुगतने पड़ रहे हैं। पोलियो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ दो मुल्क रह गए हैं जहां पे पोलियो अब तक मौजूद है। और हमारे यहाँ पोलियो वर्कर्स पर हमले होते हैं। क्यों हमले होते हैं? कि जी कंस्पिरेसी थ्योरीज जोड़ दी गई हैं पोलियो के साथ कि जी पोलियो के कतरे पीने वाले बच्चे जो हैं वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आप कोरोना वायरस के ऊपर देखिए कि कंस्पिरेसी थ्योरीज ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया। और मेरा ख्याल है कि अब पहली दफा रियासत को और सोचने समझने वाले जो तबकात हैं मुआशरे के, उनको पहली दफा एहसास हुआ होगा कि यार ये कंस्पिरेसी थ्योरीज को चेक करने की जरूरत होती है। अवाम को इस तरह बिल्कुल उस पर ना छोड़ें आप कि जो चाहें वो कंस्पिरेसी थ्योरी फैलाते रहें, जो चाहें वो बिलीव करते रहें। तो स्टेट को, जर्नलिज्म, हमारा मीडिया, उसको थोड़ा सा इसमें रोल अदा करना चाहिए। कि अब हमारे जंग में एक कालम नवीस ने ये लिखा था पिछले साल कि जी ये कोरोना वायरस अमेरिका ने इन्वेंट किया, उसके बाद उसकी वायरस वैक्सीन भी बना ली और फिर वो चाइना भेज दिया कि उनकी इकोनॉमी को तबाह कर दे। यानी चीनियों ने भी उसको कोई क्रीडेंस नहीं दी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं दी। लेकिन हमारे एक बड़े अखबार में ये चीज छप गई और मैंने उनसे इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा जी आप ये कहते हैं कि ये अमेरिका ने बनाया, मैं ये कहता हूं ये स्वीडन ने बनाया। ना आपके पास एविडेंस है ना मेरे पास एविडेंस है। और उसके बाद ये देखिए कि वैक्सीन जो बनी है उसके बारे में कौन सी कंस्पिरेसी थ्योरी है जो नहीं फैलाई गई। ये कहा गया कि ये जो है ये 2 साल बाद लोग मर जाएंगे जो वैक्सीन लगवाएंगे। ये भी कहा गया कि ये आपके जहन से इस्लामियत को निकाल देगी और ये जो बिल गेट्स है ये आपके जहन को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। सो देयर इज नो एंड टू दिस अब्सर्डिटी। अच्छा शकील साहब, इसमें एक बात मुझे बताइए कि क्या सिर्फ ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है या बाकी जगह भी कुछ ऐसा है? क्योंकि खुद अमेरिका में आप देख रहे हैं कि एंटी वैक्सीन मूवमेंट चल रही है। देखिए इसको आप एंटी कैसे देखते वैक्सीन के क्या कॉजेज क्या हैं, वजूहात क्या हैं, किस हैं? किस वजह से उसके ऊपर क्रिटिसाइज, क्या वहां पे भी लोग ये कह रहे हैं कि जी बिल गेट्स हमारे थॉट्स कंट्रोल करना चाह रहा है, हमारी इस्लामियत निकालना चाह रहा है, या किसी टेक्निकल पॉइंट पे जो है लोग ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं। तो बात यह है कि वहां पे अगर 10 लोग ऑब्जेक्शन करने वाले हैं तो 20 उसको कंट्राडिक्ट करने वाले भी मिल जाएंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई कोशिश ये नहीं करता कि यार ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो गलतफहमी है, ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसको काउंटर किया जाए। वरना ये मुआशरे के लिए जो है ये खतरनाक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। तो शकील साहब ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में आपके ख्याल में बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, कोई रैशनल लोग नहीं हैं, कोई सोचने समझने वाले लोग क्या वाकई नहीं हैं यहाँ पे? देखिए ना, हमारे यहाँ जो कंस्पिरेसी थ्योरीज की जो मकबूलियत है और हमारे यहाँ जो जिस तरह के नोशंस पाए जाते हैं, हम चीजों को फौरन फौरन यकीन कर लेते हैं। जो चीज हमारे प्री कंसीव नोशंस के मुताबिक हो उसमें हम फिर कोई क्वेश्चन नहीं करते, हमें उसमें कोई कंट्राडिक्शन नजर नहीं आती। तो मैं आपको, हमारे मारूफ कालम नवीस हैं हारून रशीद साहब, बहुत मीडिया की अहम पर्सनैलिटी हैं वो। उन्होंने 12 सितंबर 2010 के जंग में लिखा था और बहुत बहुत ही मेरे ख्याल में अहम बात है जो उन्होंने की। और ऐसी बातें हमारे उर्दू अखबारों में लोग बहुत कम करते हैं, बल्कि ना होने के बराबर। तो उन्होंने लिखा
कि दूसरों से इंसाफ का मुतालबा करने वाले को खुद भी इंसाफ करना चाहिए। हम अमरीकी हमसे नफरत करते हैं, तो क्या हम उनसे नफरत नहीं करते? 11 सितंबर 2001 को बेगुनाह अमरीकी शहरियों के कत्लेआम पर हमने जश्न मनाया। जब मुसीबत गले पड़ गई तो अहमकाना तज्जियों पर हम यकीन करने लगे कि जुड़वा मीनारों को खुद अमरीकियों ने तबाह किया ताकि मुसलमानों का खून बहाएं। मुझ समेत हम में से अक्सर ने उसामा बिन लादेन पर फख्र किया था। अपनी गलती हम मान क्यों नहीं लेते? तो इस तरह की चीज भी कभी कभार हमें मिल जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। और हम जो है, हमारा जो मीडिया है, इस तरह की जब कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, उनको वो कोशिश नहीं करते कि इनको कंट्राडिक्ट किया जाए। मसलन 9/11 के बाद जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद वो कहा करते थे कि अलकायदा का कोई वजूद नहीं है और ये अमेरिकन की इमेजिनेशन का एक नतीजा है, फिगमेंट ऑफ अमेरिकन इमेजिनेशन है ये। जबकि उनके सेक्रेटरी जनरल सैयद मुनव्वर हसन साहब, उनका एक बयान छपा नवाए वक्त के 13 अक्टूबर 2002 के शुमारे में। उन्होंने कहा कि अलकायदा के लीडर हमारे भाई हैं और उन्होंने उसामा बिन लादेन को अजीम शहीद करार दिया। आपके इल्म में होगा कि हाफिज सईद ने लाहौर में और सैयद अली गिलानी ने श्रीनगर में उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई थी। और अली गिलानी साहब तो जहां तक मेरी मालूमात हैं वो हनफी फ़िक़ा को मानते थे, जबकि हनफी फ़िक़ा में गायबाना नमाज जनाजा की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह इरशाद साहब लंदन में रहने वाले एक इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट हैं अंजुम चौधरी। जी। उन्होंने 9/11 के हमला आवरों को मैग्निफिसेंट मार्टर्स करार दिया, यानी आलीशान शोहदा। तो आप ये देखिए कि इतने प्रोमिनेंट मुस्लिम्स जो हैं वो किस दर्जे की तारीफ कर रहे हैं उसामा बिन लादेन की, यानी द मोस्ट वांटेड मैन इन द वर्ल्ड। और ये साहब अंजुम चौधरी लंदन में रहते हैं और वो कह रहे हैं दे वर मैग्निफिसेंट मार्टर्स। अच्छा शकील साहब, बात यह है कि देखिए, ये हर चीज़ का, हर बात का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है और उससे एक तस्वीर बनती है। आपकी इन बातों से जो तस्वीर पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की सामने आती है, वो बहुत ही तशवीशनाक है। यानी उससे ये ज़ाहिर होता है कि जैसे इन लोगों का कोई इलाज नहीं है और इनमें कोई बिल्कुल समझ नहीं है, या इनमें तो ये आप बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन नहीं करते हैं इसमें और बिल्कुल उस तबके को नज़रअंदाज कर दें जो अक्ल की बात कर रहा है, जो रोशन ख्याली की बात कर रहा है, जो अमन की बात कर रहा है। ऐसे लोग भी तो पाकिस्तान में और मुस्लिम दुनिया में उनकी भी एक बड़ी तादाद है और उनकी बात सुनी भी जाती। तो आपका ख्याल है कि क्या ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, या उनकी आवाज़ को भी सामने लाना चाहिए बजाय इसके अच्छा, कि हम एक यकतरफा तस्वीर पेश करें? उसमें इरशाद साहब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2007 में जो सर्वे हुआ उसमें 2% लोग सिर्फ ऐसे थे जो अलकायदा को जिम्मेदार समझ रहे थे। हम्म। तो अब वो 2% भी जो थे, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई कोशिश की हो कि यार इस इंप्रेशन को ठीक किया जाए, मीडिया को इन्वॉल्व करने की कोशिश की हो, या मीडिया के अगर वो लोग थे कुछ उनमें से, उन्होंने कोई इस्लाह अहवाल की कोशिश की हो। एक ठीक है जी, आपने समझ लिया कि जी अलकायदा जिम्मेदार है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो देखिए, आपने अपने मुआशरे को कोशिश नहीं की कि उनके जो मिसकंसीव नोशंस हैं उनको उनसे निकाला जाए। आपका क्या ख्याल है कि क्या गवर्नमेंट को उस वक्त पता नहीं था कि लोगों के क्या ख्यालात हैं? अच्छा, नहीं नहीं, एक मिनट शकील साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप इन 2% लोगों में शामिल हैं कि नहीं? आप समझते हैं कि आप इन 2% लोगों में हैं जो अलकायदा को जिम्मेदार समझते हैं? जी, मेरा अगर ख्याल है कि मैं हैं तो उन्हीं में हूँ आपने जी। क्या कोशिश की है, ये मुझे बताइए ना। हाँ, मैंने अगर तो आप इस पे काफी आर्टिकल्स लिखे हैं, हम्म। अपने तौर पर कोशिश की, लेकिन एक आदमी की कोशिश जो है वो कोई बहुत नतीजा खेज साबित नहीं हो सकती। अब देखिए, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था सखी सरवर दरबार पर, डेरा हम्म। गाजी खान में ये एक दरबार है, और हम्म। उसमें बहुत से लोग मारे गए थे।
हम्म। उसके बाद जमात इस्लामी के 3 लीडर्स, टॉप के लीडर्स, काजी हुसैन अहमद, हम्म। लियाकत बलोच और मुनव्वर हसन साहब, हम्म। उनका बयान छपा कि ये अमेरिका और इसराइल की साजिश थी। हम्म। जबकि वो जो खुदकुश हमलावर थे उनमें से एक जो था वो जख्मी हुआ, वो बच गया, और बाद में जब जर्नलिस्टों ने उसका इंटरव्यू लिया तो उसने सारी कहानी सुना दी कि मैं हम्म। 9वीं जमात का तालिब इल्म था और किस तरह से मुझे रिक्रूट किया गया एक मौलवी साहब ने। वो मुझे चेज करते थे, मेरे से बात करते थे कि यहाँ पे दुनिया तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तुम जो है हमारे साथ मिल जाओ, तुम जन्नत में जाओगे, ये होगा वो होगा। तो इस तरह से वो ब्रेन वॉशिंग करते थे। लेकिन हमारे मीडिया ने, हमारे गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा जमात इस्लामी को, काजी साहब को, काजी साहब इस तरह से लोगों को आप मिसगाइड ना करें। तो गोया उनको एक खुली लाइसेंस से, खुली इजाजत और लाइसेंस मिला हुआ था कि आप फ्री हैं, जैसे मर्जी लोगों को गुमराह करें, जो चीज मर्जी है आप लोगों को बताएं, कोई उस पर कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो अब देखिए ना उसका नतीजा क्या निकला है कि अब जो है स्टेट बार बार कह रही है कि ये कोरोना वायरस सीरियस है, खुदारा इसको सीरियस लो, वैक्सीन मुफीद चीज है, इसको सीरियस लो। लेकिन हमारी आदतें इतनी पुख्ता हो चुकी हैं कंस्पिरेसी थ्योरी वाली। मलाला को आप देख लीजिए कि मलाला का चेहरा बेचारी का बिगड़ गया। आज भी आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिल जाएंगे वो कहते हैं वो तो ड्रामा था, उसको तो गोली लगी ही नहीं, वो तो जख्मी हुई नहीं। यानी पूरी पाकिस्तानी स्टेट जो है गोया उस कंस्पिरेसी थ्योरी में शामिल थी, मिलिट्री वाले उसमें शामिल थे, डॉक्टर्स शामिल थे। सो उन्होंने यकीन नहीं करना, चाहे आप उल्टे लटक जाएं, उन्होंने कहना जी ये तो ड्रामा था, ये तो साजिश थी। अब देखिए एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, पूरी दुनिया मानती है कि उसामा बिन लादेन वहां मारा गया। आज आप पाकिस्तान में सर्वे कर लें तो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि वो तो था ही नहीं यहां पे। अच्छा जनरल ये असलम बेग जैसा बंदा, सीरियस बंदा, सीनियर आदमी जो आर्मी का चीफ रहा, वो कहता है कि एबटाबाद ऑपरेशन ड्रामा था और उसामा बिन लादेन तो उससे बहुत पहले फौत हो चुका था। तो मैंने एक सहाफी से ये बात की तो कहने लगे कि असलम बेग साहब से आप पूछें जाके कि जब उसामा फौत हुआ था, आपके सोर्सेज इतने अच्छे हैं, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं ये डिस्क्लोज किया कि भाई मेरे बाखबर जराए ने आज मुझे बता दिया है कि उसामा फौत हो गया है और फलां जगह पे उसको दफनाया गया है। अच्छा तो चलिए ये जो चीज है, यानी आप देखिए अगर उसामा बिन लादेन वहां नहीं था तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने क्यों नहीं ये कहा उस वक्त कि वो नहीं यहां नहीं मारा गया। आपकी बात ठीक है। अगर आप मुझे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ना समझें तो आप मुझे ये बताइए कि जब एबटाबाद ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया गया, उसकी लाश को कब्जे में ले लिया गया, उसकी लाश अमेरिका में ले जाई गई, तो दुनिया को क्यों नहीं दिखाया गया ताकि उसको यकीन आ जाता कि ये वाकई उसामा बिन लादेन था। और उसको उन्होंने इस तरह से राजदारी के साथ समंदर में गर्क कर दिया कि किसी को कभी इल्म ही ना हो सके कि वाकई जिन्होंने जिस शख्स को मारा वो उसामा था या कोई और था। और मैं ये बात खुद से नहीं कह रहा हूँ, मुझसे खुद कुछ अमरीकियों ने ये बात कही है कि ये चीज़ इस बात पे शक्कू को शुबात पैदा करती है। तो आप इसको देखिए कैसे इरशाद देखते साहब हैं? अच्छा सवाल है ये, और मैंने बहुत लोगों से ये सुना है। लेकिन जिस बंदे ने यकीन नहीं करना उसने नहीं करना। नहीं ये तो कोई क्रिटिकल हाँ, थिंकिंग ना मैं हो, मैं ये मैं तो अर्ज कोई करता हूं लॉजिकल ना। थिंकिंग ना हाँ, हुई मैं ना जो अर्ज आप करता कह हूं रहे कि देखिए हैं। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है ना, जी। ठीक है, यानी क्या इस चीज से भी आप डिनाई करेंगे कि अमरीकी जो हैं हेलीकॉप्टर्स में यहां पे आए? ठीक इसी है। किसी चीज से इनकार नहीं। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि उनका चेहरा मीडिया में जब खुद उसामा ने इतने बेवक्त जाकर दुनिया के सामने ऐलान किया, तो क्या ये ज़रूरी नहीं था कि अमेरिका का मुर्दा लाश दुनिया को दिखाई जाती और बताया जाता कि ये है वो मुजरिम जिसकी वजह से हज़ारों लोग मारे गए, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका का इतना नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया फैला। तो आपका ख्याल है क्या ये ज़रूरी नहीं था? तो इसमें क्या क्या अच्छा, हिकमत थी इसको छुपाने की? आपके जहन में क्या जवाब आता है इसका, अगर आप नहीं अपनी मैं क्रिटिकल मैं तो थिंकिंग स्किल्स आपसे को यूज देखिए करें? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। तो मेरे जहन में तो सवाल है
तो अब जी आप अपने तौर पे तो कहते हैं इसका कोई जवाब नहीं बनता और ये कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और यहाँ पे कोई रैशनैलिटी, कोई एविडेंस, कोई चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। और दूसरों को, क्या आपके ख्याल में कंस्पिरेसी थ्योरी की इस्तेलाह बजाते खुद एक कंस्पिरेसी थ्योरी ही नहीं है कि जिसके नाम पर तमाम मुखालफाना आवाज़ों को, तमाम तनकीदी आवाज़ों को बंद कर दिया जाए, ये कह कर के ये तो सारी कंस्पिरेसी थ्योरी है। देखिए, कंस्पिरेसी थ्योरीज को कहीं पे बंद नहीं किया जाता इस तरह से कि जी तुम्हें नहीं, कोई आप हक मेरे उस नहीं है सवाल का बोलने का। जवाब तो दें ना। देखें, आप हाँ उस सवाल का जवाब तो अब दे नहीं जी, रहे हैं, तो आप लेट उसका मी जवाब ट्राई दैट। दीजिए मुझे। जी, जी, अच्छा, इसमें जो है ना, जो जी। फैक्चुअल पोजीशन है कि हुँ, ये प्रेसिडेंट ओबामा का फैसला था कि हुँ, ये हमने तस्वीर जो है रिलीज नहीं करनी। हुँ, हुँ, हो सकता है कि कल कला नया जो सदर आए वो कह दे, ये जो वाले जो हैं बाइडन का तो चांस नहीं है कि वो ये करें क्योंकि ये उस टीम का हिस्सा थे। तो हुँ, हो सकता है वो फैसला करें कि जी ठीक है, अब जो है हालात ठीक हैं, अब हम इसको रिलीज कर सकते। उस वक्त जो रिलीज ना करने की दो वजूह थी, दो रीजंस थी। हुँ, एक तो ये था कि उनके सर पे गोली लगी थी, तो हुँ, उसकी वजह से वो बहुत ही ग्राफिक इमेज होता। हुँ, ठीक है, तो वो दूसरा ये था कि वो अलकायदा को एक रिक्रूटिंग पोस्टर नहीं देना चाह रहे थे कि जिसको वो एक रैलियंग क्राई के तौर पे यूज करें। अच्छा, तीसरा जो चलिए। बात है उनके दफनाने की, हुँ, तो उनको कहां दफनाते। ठीक है, उससे क्या वो एक मजार बन जाता, नहीं बनता। आपके इल्म में है कि जब पहली सऊदी स्टेट बनी थी 1740s में, तो उस सऊदी जो था ना रूलर, जब टर्किश एम्पायर ने उस हुकूमत को गिरा दिया, मिस्र का जो था पाशा उसकी मदद से, तो उस हुक्मरान को ले जाया गया एक पिंजरे में डाल के इस्तांबुल, वहां उसका सर कलम करके समंदर में बहा दिया गया था। सो अब ये जो चीज है कि देखिए शीख साहब। उसामा बिन लादेन का ताल्लुक तो सऊदी अरब से था, सऊदी अरब ने उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी थी। तो ठीक आपके है, ख्याल में कहां उसको दफनाना चाहिए था। देखिए और मैं ये कह तस्वीर रहा जो हूँ है, उसको, अब देखिए, मैं जस्ट अ मैं मिनट। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप जी मेरी बात सुन लीजिए, आप जो भी कह रहे हैं असल में आप रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन। अमेरिकन ये दलील नहीं दे रहे, आप ये दलील दे रहे हैं। इसके बावजूद आप बेशक समंदर में गर्क कर देते, लेकिन दुनिया को चेहरा तो दिखाते ताकि साबित हो जाता कि ये उसामा ही है या कोई और है। अच्छा, ये बताइए तो कि मलाला तो जिंदा है ना। नहीं, अच्छा चले, मैं सुने, इस पे भी आता जस्ट हूँ, अ मैं मिनट, इस पे भी लेट आता मी हूँ। फिनिश। लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। तो मैं देखिए, अब जाहिर है कि अगर हम एक दूसरी साइड हमें देखनी होगी, चाहे हम उससे इत्तेफाक करें या ना करें, और हमें ये भी देखना होगा कि हम जिस रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं उस रैशनैलिटी पे हम खुद कितना अमल कर रहे हैं। आप ये मुझे ये बताइए कि आफिया सिद्दीकी का जो केस है, मैं बिल्कुल कोई आफिया सिद्दीकी की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, या मैं समझता हूँ कि जो भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है और जो भी मज़हब को इस्तेमाल करता है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर आफिया ने ऐसा किया है कुछ तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मुझसे खुद कई अमेरिकन ने इस बात पर शुबे का इजहार किया कि जो इल्ज़ाम जिस तरह से उस पर लगाया गया, यानी उसने अमेरिका के सील, जो उनके सबसे ज़्यादा तरबियत याफ्ता फौजी हैं, उनसे बंदूक छीन कर उन पर तान ली। तो वो कहते हैं कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि अमरीकियों से, सिपाहियों से उसने खुद बंदूक छीन कर उन पर तान ली। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या। फिर दूसरी बात, आप जब ये इराक में जब अमेरिका ने हमला किया और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इशू उठाया गया, अभी आप खुद भी उसको मान रहे हैं कि ये सारी कहानी थी, कि जिसमें बाद में खुद अमरीकी एहलकारों ने, खुद आला तरीन एहलकारों ने ये तस्लीम किया कि वहाँ पे कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद नहीं थे। तो ये इसको एक एक्सक्यूज़ बनाया गया। तो ये सारे क्राइन, अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करते हैं, तो क्या ये भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है जो उन कंस्पिरेसी थ्योरीज को तकवीत पहुंचाती है, जो उनको कोई दलाइल फराहम कर रही है कि अगर ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, रिशाद साहब, एक तो आपने कहा ना कि उसकी तस्वीर अगर इशू कर देते हम्म, तो लोग बिलीव कर लेते। हम्म, अब देखिए, मलाला तो जिंदा है ना, सब लोग हम्म, उसका चेहरा देख सकते हैं। हम्म, तो हाउ वुड यू रीजन विद दोज पीपल हु से दैट शी वाज नॉट इंजर्ड। वो ड्रामा था।
है ना लोग ऐसे पाकिस्तान में मौजूद। देयर इज नो रीजन टू आर्ग्यू विद देम, there is no absolutely no reason, but you need to look around and see how many people are actually refuting those conspiracy theories from these नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि इसके बावजूद कि वो जिंदा है, लोग देख सकते हैं उसका पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर, उसमें कितना फर्क है। इसके बावजूद बहुत से लोग पाकिस्तान में वो कहते हैं कि वो जो है शी फेक दी अटैक, उस पर अटैक नहीं हुआ। आफिया सिद्दीकी का जहां तक ताल्लुक है, तो आफिया सिद्दीकी के बारे में भी हमारे मीडिया ने कभी सच नहीं बताया। आप देखिए, आपको पता है कि आफिया सिद्दीकी का जो पहला हस्बैंड था, ये उसको बार बार ये कहती थी कि हम अफगानिस्तान जाएंगे जिहाद के लिए। उसने कहा कि हम पर फर्ज नहीं है जिहाद। वो उनको एक मुफ्ती साहब के पास भी ले गया, मुफ्ती साहब ने भी कहा कि आपके लिए ये जिहाद फर्ज नहीं है। उसने अपने मियाँ को छोड़ दिया और वो जिहाद पे चली गई। जहां तक आप जो टेक्निकल पॉइंट रेज कर रहे हैं कि जी सील से उसने बंदूक छीन ली, ये कर दिया, अब ये चीजें हैं जहां पे आपको अपना केस लड़ते वक्त ये टेक्निकल चीजें वहां रखनी होती हैं। तो वहां पे तो उन्होंने अजीब काम किए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी मेरा ख्याल है $1 मिलियन भेजा था उनके दिफा के लिए, और वो कभी कोई बात करती थी, कभी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी ले आती थी, कभी उस जज पे करती थी कि आप यहूदी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, कभी उसका बाइकआउट कर देती थी। यानी उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो केस लड़ा ही नहीं। हमारे यहाँ उसके बारे में क्या क्या चीजें मशहूर हुई, मतलब मैं बता नहीं सकता इस देखिए फोरम पे कि उनके मैं बारे में क्या क्या मशहूर किया गया। और आप जी, उन्होंने उस केस को टेक्निकल बुनियादों पे नहीं लड़ा। और उनकी जो तस्वीर है, जो दिखाया जाता है कि गोया वो उनके ऊपर टार्चर किया गया, और वो तस्वीर है, वो तस्वीर उनकी कराची की है, और जिसमें वो अपने मियाँ को जालिम दिखाना चाह रही थी। उनके मियाँ का एक आध दफा किसी टीवी पे आया जिक्र, उसके बाद फिर उनका जिक्र नहीं आया। हमारे मुबशर लुकमान साहब ने एक दफा लिखा था कि मुझे बहुत से एनजीओ ने राब्ता किया कि जी आप आफिया सिद्दीकी का केस उठाएं। जब मैंने उनसे फैक्ट्स फिगर्स मांगे, उन्होंने नहीं दिए। तो ये भी एक प्रोपेगेंडे के तौर पे हमारे यहाँ यूज हुआ, और लोगों को नहीं बताया जाता कि आफिया सिद्दीकी के क्या अज़ाइम थे, अपने मियाँ से उसकी अलहदगी क्यों हुई। सो देखिए शकील साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब हकायक दुनिया के सामने हैं। इसका केस बिल्कुल टेक्निकल बुनियादों पर नहीं लड़ा गया, या उसमें जो भी मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से कह लें कि कोताही की गई, या मुकदमा सही तरह पे नहीं लड़ा गया, ये एक बिल्कुल अलहदा बात है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मसले हम सारे सुलझा नहीं सकते। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तानी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, तो उनके साथ क्या किया जाए फिर? क्या फिर इस काबिल है कि इनको बॉम्ब कर दिया जाए, इनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, या इनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए? तो आप क्या केस बनाकर पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने? नहीं नहीं, बॉम्ब करने का तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी स्टेट ने, हमारे मीडिया ने, हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, उन्होंने बहुत कोताही की है, जिसको मुजरमाना कोताही भी कहा जा सकता है। वो इससे ला ताल्लुक हो गए जब कंस्पिरेसी थ्योरीज घड़ी गई, उनको फैलाया गया। उनको एहसास नहीं था कि ये कितनी खतरनाक चीज हो सकती है, और बाहर के लोगों ने इस पे लिखा है। गार्डियन, उसमें टेलीग्राफ में इस पे एक मजमून छपा था, और एक साहब ने ये कहा कि इससे इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग जो है वो मुतासर होती है। जब आपके लोग जो हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन रखते हैं, अब आप देख लीजिए कोरोना में, देख लीजिए कितना नुकसान हुआ कंस्पिरेसी थ्योरीज का, कि आपके सामने लोग मर रहे हैं, लेकिन वो फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो एक साजिश है, ये तो कोरोना से नहीं मरा। आपके जैद हामिद साहब कह रहे हैं कोरोना तो बस थोड़ा फ्लू की थोड़ा सा तरह है। जी शकील साहब, आप थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ जाइए ना, कि कैसे हम अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड बना सकते हैं। कैसे तामीरी अंदाज में हम क्या तजवीज़ देंगे दुनिया को, या पाकिस्तान को, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, कि वो क्या करे कि पाकिस्तान के अंदर से रैशनैलिटी आए, यहाँ से कुछ सोचने समझने वाले लोग पैदा हों, यहाँ पे तालीम और अमन को मेयार समझने वाले लोग सामने आए। तो ये कैसे होगा? ये तो मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि सबसे बड़ा फैक्टर इसमें आपका एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वो आपके करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए।
कि आप फौरन, किसी ने आपको बताया, आप फौरन उस पर ईमान ना ले आए, उसको क्रिटिकली देखिए कि यार ये बात सही है, गलत है। और अगर एक कंस्पिरेसी थ्योरी फैलती है माशरे में, तो मीडिया का काम है कि उसको चेक करे। अब मैंने सोहेल वड़ाइच साहब, जो जंग में एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, उनसे ये बात की। उससे पहले एक उनके और सीनियर साथी थे, महमूद शाम साहब, उनसे ये बात की कि आप जो है ये कंस्पिरेसी थ्योरीज इस तरह की क्यों छापते हैं। उन्होंने कहा कि जी असल में हमारे मुआशरे में एक तबका ऐसा है जो इस तरह की चीजें पढ़ना चाहता है, हम उसको केटर करते हैं। यानी उनके नजदीक फैक्चुअल एक्यूरेसी वो कोई चीज नहीं है। सिर्फ अगर मुआशरे में, अगर ये ऐसे ही है कि जैसे कुछ आपके मुआशरे में लोग नशा करते हैं, तो आप कहें कि जी मैं तो नशा इसलिए बेचता हूं, ये नशा आवर चीजें, क्योंकि इसकी एक मार्केट मौजूद है, एक एक हल्का मौजूद है। तो ये बिल्कुल उसी तरह का आर्ग्यूमेंट है ये, कि नहीं, ये चूंकि एक बिल्कुल। हल्का मौजूद है तो हमने उसको जो है केटर करना है, उसको हमने खुश करना है। तो दैट मीन्स कि आपकी जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स के साथ, जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। आपने ये देखना है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, वही आप उनको दे दें। अच्छा, चलिए, क्या वैसे पाकिस्तान को हम सिंगल आउट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ें दुनिया भर में पाकिस्तान में हो रही हैं और कहीं पे बाकी जगह पे ऐसा नहीं है? नहीं, बाकी जगहों पे भी होगा, लेकिन हमारा फोकस तो जो है वो अपने मुल्क पे होना चाहिए ना। अब इजिप्ट में भी अगर ये है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक सो है। वी हैव टू लीव इट टू द इजिप्शियंस। लेकिन हमारे यहाँ जो है, पहले नंबर पे तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को आप बनाइए, एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाइए। उसके बाद जो है आपका मीडिया जो है, गवर्नमेंट को, थिंकिंग सेक्शंस को, दे शुड चैलेंज दीज कंस्पिरेसी थ्योरीज। उनको आप बुलाएं टीवी पे, उनसे पूछें कि भाई वेयर इज योर एविडेंस फॉर दिस। हमारे मीडिया में ये सवाल शाजो नादर ही किया जाता है। कोई भी दावा कर दें तो उससे ये पूछना चाहिए, दिस इज अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन, वेयर इज योर एविडेंस फॉर दिस, इसका सबूत क्या है आपके पास। तो उसका अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में, हमारे मीडिया में रवाज नहीं है। तो इस वजह से कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो फलती फूलती हैं। मुझे याद है कि लाहौर में वो जो रेलवे की जगह पे जो क्लब बना है, उसमें एक लंच के ऊपर एक ट्रेनिंग थी कम्युनिकेशन के हवाले से। तो उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ थे, वो कह रहे थे कि पेंटागन में एक ग्रेड 17 या 18 के बराबर एक अफसर है, और उसके सामने एक सुपर कंप्यूटर पड़ा होता है, और वो सारे पाकिस्तान को उससे कंट्रोल करता है। और मैं हैरान था कि 5-6 लोग जो बाकी सुनने वाले थे उस टेबल पे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। और मैं नहीं, सोच रहा था कि यार ये देखो, इतना सीनियर बंदा है, इतना सीनियर ट्रेनर है, कंपनी वो चलाता है, और वो ये बात कर रहा है, और ऑडियंस में से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जनाब आप ये क्या बात कर रहे हैं, कि क्या यानी 22 करोड़ का मुल्क, उसको एक बंदा इतनी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इतनी आसानी से तो आप घर में अगर आपके 4-5 अफराद भी हैं, उनको नहीं कंट्रोल कर सकते। जी, आपकी बात शकील साहब बजा है। मैं इसी तरफ जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अफसोसनाक हैं, जो हमारे अरबाब हल्लो अक़्ल को सोचनी चाहिए, जो हमारे दानिश्वरों को सोचनी चाहिए, जो हमारे यहाँ तंजीमें हैं, अदबी और इल्मी तंजीमें हैं, हमारे इल्मी इदारे हैं, हमारे थिंक टैंक हैं, ये सब उनके सोचने की बातें हैं। कैसे अवाम में हम वो शऊर पैदा करें। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि पाकिस्तान में लिटरेसी का रेट क्या है और जो म्यार तालीम है वो किस हद तक है। हम किस हद तक अवाम को ये इल्ज़ाम दे सकते हैं कि अगर वो क्रिटिकली सोचने या नतीजा अखज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किस हद तक उनको इल्ज़ाम दे सकते हैं। और बजाय इसके कि हम ये कोशिश करें कि किसी तरह से हम ये अपने निज़ाम को बेहतर बनाएं, जिसमें लोग ज़रा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ सोचें और ये सोचें कि ये सब ये बातें करने का नतीजा क्या होगा। तो अगर हम नतीजे पे नज़र रखेंगे तो शायद हम जल्दी समझ जाएं कि हमें वो बातें करनी चाहिए जिसका नतीजा अच्छा हो, जिससे हमारा मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो, बजाय इसके कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा हों। अच्छा तो रिशाद साहब, इसमें जो है ना, लिटरेसी की जो बात है, मेरे ख्याल में वो बड़ा मिसलीडिंग सा आर्ग्यूमेंट बन जाता है इसमें,
ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज लोग घड़ते हैं या उनको फैलाते हैं, वो अनपढ़ लोग नहीं हैं। अनपढ़ लोगों को समझाना ज्यादा आसान है, लेकिन ये जो मिस एजुकेटेड लोग हैं ना, असल प्रॉब्लम वो है, उनको समझाना मुश्किल है। अच्छा। आप जी जितने भी आप। कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं, वो आपको बड़े सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि जी मैंने तो फलां क्लिप देखा था, मैंने तो फलां चीज देखी थी। तो वो जो चीज है ना, वो अनपढ़ लोगों में नहीं होती। असल चीज ये है कि आप उनको सही एजुकेशन नहीं दे रहे, आप उनको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की तरफ नहीं ला रहे। उनको, ऐसे लोगों को मैं तो ये समझता हूं कि उनको आप मीडिया पे लाएं, उनको एक्सपोज करें। वो हमारा मीडिया नहीं करता, और देखिए उनको एक वो समझते हैं अप्रोच। कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक बंदा ये समझता है कि एबटाबाद ऑपरेशन जो था वो हुआ ही नहीं, वो तो उसामा वहां था ही नहीं, तो वो इतनी जहमत नहीं करता कि यार ये जो चीज थी उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए, उस वक्त के मिलिट्री चीफ के लिए कितनी एम्बैरेसिंग थी। सबसे पहले उनको कहना चाहिए था कि उसामा यहां नहीं था, नहीं था, नहीं था। जनरल असलम बेग को क्या पड़ी है वो कहे कि जी ये ड्रामा था ऑपरेशन? जनरल कियानी ने क्यों नहीं ये बात की? जनरल असलम बेग भी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं पाकिस्तान जी के। वो बहुत पहले थे। जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल कियानी थे, और ये कियानी साहब के लिए बहुत एम्बैरेसिंग चीज थी कि पूरी दुनिया ये बिलीव करती है जी कि उसामा बिन लादेन यहां था। देखिए, पाकिस्तान ने भी तो एक इस पे बनाया था ना, एक कमीशन बनाया था, सुप्रीम कोर्ट के एक जज उसके हेड थे। अच्छा तो वो उस कमीशन की फाइंडिंग क्यों नहीं पब्लिक की आपने? वो कमीशन कह देना कि जी उसामा बिन लादेन तो यहां था ही नहीं। वो जो अमरीका, बाकी दुनिया में लोग कहते हैं कि जी चूंकि उसामा बिन लादेन की बॉडी नहीं दिखाई गई, उसका फोटो रिलीज नहीं किया गया, तो गोया वो यहां था नहीं। तो ये तो सब बहुत सुनहरी मौका है उस कमीशन के लिए, वो कह दे कि जनाब बात ही खत्म हो गई, उसामा बिन लादेन तो था ही नहीं यहाँ पे। वो पब्लिक क्यों नहीं की गई वो जो कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी? अच्छा और जरा सुनिए। आज भी जी। सर जनरल कियानी क्यों नहीं कह देते कि उसामा बिन लादेन यहां नहीं था? क्योंकि उसका फोटो नहीं दिखाया गया, उसका कहीं बैरियल नहीं हुआ, तो आपकी तो जान छूट जाती है। आप इतनी एम्बैरेसमेंट क्यों आपने फेस की? देखिए ये आपका आर्गुमेंट है, ये डिबेट आगे बढ़ती रहेगी, हम इस पे चलेंगे तो ठीक है। ये असल नुक्ता ये नहीं है। असल नुक्ता ये है कि ये कंस्पिरेसी थीरीज क्यों जन्म लेती हैं और उसके क्या नतायज आते हैं। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप जानते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन। तो ये कई यूनिवर्सिटीज़ ने रूमर्स पे और प्रोपेगेंडा पे रिसर्च की है और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 10 में से 6 लोग वो हैं जो चीज़ों की तस्दीक नहीं करते। सोशल मीडिया से या मीडिया से उनके पास जो खबरें आती हैं, वो 10 में से 6 लोग उसको तस्दीक या वेरीफाई किए बगैर उस पर यकीन कर लेते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उनकी तरफ से ये भी सामने आई कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि वो ख़ास तौर पर फेसबुक पर आई हुई ख़बरों को बग़ैर तहकीक किए आगे फॉरवर्ड कर दें या उनको शेयर कर लें। और ये इसमें कोई तखसीस नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी ऐसा करते हैं। ये रिसर्च अमेरिका में हुई है। ये यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक फिनोमिना है कि जहाँ पे यहाँ के लोग भी वहाँ के लोग भी, हम शायद ज़्यादा वल्नरेबल हैं, हम शायद ज़्यादा कंस्पिरेसी थीरिस्ट हैं, हम शायद ज़्यादा इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में सिर्फ हम ही हैं जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तो तस्वीर को थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है, वरना फिर ये होगा कि आप जिस तरह से पेंट करेंगे उसी तरह से आपके सामने दुनिया के सामने तस्वीर जाएगी और आपको उसका कोई हल नजर नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत जन्म लेगी, उससे गुस्सा अच्छा जन्म लेगा। रिशाद साहब, देखिए, आपने कहा कि अमेरिका की जो 3 टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये रिसर्च हुई। जी। पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में क्यों ये रिसर्च नहीं हुई? क्योंकि तो हम ये तो इन चीजों काउंटर को, आर्गुमेंट है ना। जी मैं तो मैं अर्ज वही करूं। कह रहा हूँ ना कि ये जो रिसर्च आपने मुस्लिम कंट्रीज में की है लोगों के परसेप्शन जानने के बारे में 9/11 के, वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में क्यों नहीं किया आपने? आपने वो इस्लामोफोबिया के बारे में कितनी बात की है कि वो क्या रिसर्च जो है, 9/11 के नतीजे में ये इस्लामोफोबिया किस हद तक बढ़ा है दुनिया में। इस तरह की जो रिसर्च है ये मैंने नहीं की। ये भी अमेरिका का ही एक इदारा है, हम्म। PEW, प्यू जो है वो जी। करता है इस तरह की रिसर्च भी।
तो इट इज देयर डिसीजन कि भाई वो किस मुल्क में करते हैं किस में नहीं करते, And लेकिन you are not going to question their decision, but you will always question decisions taken by Pakistanis. नहीं नहीं, उसमें देखिए, अगर उन्होंने यही रिसर्च जो है जापान में भी की होती, थाईलैंड में भी की होती, तो उससे मतलब क्या इस्लामोफोबिया कम हो जाता या क्या कम हो जाता? मतलब ये नहीं, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप जापान में भी करें, चाइना में भी करें, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटियों ने समझा कि यार ये एक प्रॉब्लम है, लेट अस वर्क ऑन दिस। पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं इसको प्रॉब्लम समझा? पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस ने इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझा? उन्होंने अपने तौर पे कभी कोई सर्वे क्यों नहीं करवाया? मैंने एक नहीं, वो दफा, तो बिल्कुल आपसे इत्तेफाक जब है, मैं हमारे पढ़ यहाँ रहा था लंदन रिसर्चर। में, जी। तो सुहेल वड़ाइच साहब वहां आए हुए थे। तो उनको मैंने उस दिन का वहां का जो है, मेरे ख्याल में टाइम्स ऑफ लंदन था, वो दिखाया कि उसमें जो मेन हेडलाइन थी वो एक सर्वे पे बेस्ड थी। हमारे अखबारों की हेडलाइन जो है वो स्टेटमेंट पे बेस्ड होती है कि आज ठीक। प्रेसिडेंट ने ये कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ये कह दिया। तो वो एक सर्वे पर बेस्ड थी। तो मैंने सुहेल वड़ाइच साहब से कहा कि जी पाकिस्तानी अखबार यूं क्यों नहीं करते कि किसी भी इशू पे लोगों की ओपिनियन लें कि ये ओपिनियन इस बारे में क्या है, और उसके बाद 2 साल बाद 3 साल बाद दोबारा सर्वे करवाएं कि जी 3 साल में 2 साल में ये फर्क पड़ा है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन वड़ाई साहब ने कहा कि आप चाहते हैं कि हमारे दफ्तर पे लोग अटैक कर दें, जिसके भी खिलाफ सर्वे जाएगा वो जनाब हम पे चढ़ दौड़ेगा। सो नहीं, ये प्रॉब्लम सब जो है ना बातें, जी, प्रॉब्लम ये सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम सर है। सॉल्व करने के लिए उसको पहले आइडेंटिफाई भी करना चाहिए। आप उसको प्रॉब्लम समझे तो सही। हमारे यहाँ तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझा जाता। नहीं, आपकी बात सही है कि यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है और लोग एक तरह से किसी न किसी एक्सट्रीम पर खड़े होते हैं कि अपने नुक्ते नज़र को दिफा करने में या दूसरे के नुक्ते नज़र को चैलेंज करने में। तो ये सारी बातें ठीक हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये एक लंबी डिबेट है, इस पर मज़ीद भी प्रोग्राम होने चाहिए और एक एक कंस्पिरेसी थीरी का इसी तरह से तज्जिया होना चाहिए कि चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो मलाला का वाक़या हो, चाहे वो एबटाबाद का वाक़या हो, चाहे वो लंदन का वाक़या हो, तो या जितने भी यहाँ पे कंस्पिरेसी या वैक्सीन का इशू हो, तो इन सब पे हर हर कंस्पिरेसी थ्योरी को इसी तरह से एक्सपोज करना चाहिए और उसके बारे में जो दुरुस्त हकायक हैं वो दुनिया के सामने लाने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस प्रोग्राम से कुछ सवालात पैदा हुए होंगे और कुछ सवालात के जवाब भी मिले होंगे। मैं शकील साहब, चूँकि वक्त बहुत हो गया है, मेरा ख्याल ये है कि हमें ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए और इंशाअल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ जिसमें हम इसी तरह से आज़ादाना तौर पर गुफ्तगू करेंगे। मैं हो सकता है मैंने कुछ ऐसे सवाल किए हों जिनसे मुझे ख़ुद भी इत्तफाक ना हो, लेकिन वो इसलिए किए गए कि हमें दोनों तरफ के नुक्ते नज़र को समझने की ज़रूरत है, उन बुनियादों को समझने की ज़रूरत है जहाँ से ये कंस्पिरेसी थीरीज आ रही हैं, उस माइंडसेट को समझने की ज़रूरत है जहाँ से हम मुसलसल इस खौफ का शिकार हैं कि शायद दुनिया हमें तबाह करना चाहती है। तो उस खौफ से निकलना हमें होगा। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक कामयाबी से इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और आप बहुत अहम लोगों के साथ बहुत ही अहम और बुनियादी मसाइल पर बात कर रहे हैं और बहुत खुलकर और क्रिटिकली बात कर रहे हैं। और ये एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम इस तरह की कंस्पिरेसी का जवाब भी दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। और आप कुछ कहना चाहें आखिर में? तो जी। जी इरशाद साहब, आपने अच्छी बातें की और मेरा ख्याल है कि इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस होने चाहिए। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कंस्पिरेसी थ्योरीज के साथ साथ एक और चीज भी है, वो है नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड। हमें ये लगता है, एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है कि सारी दुनिया को और कोई काम नहीं है सिवाय हमारे खिलाफ साजिशें करने के। तो हमें इससे भी निकलना होगा और वही बात कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, उन पे काम करना होगा, ताकि हम एक बेहतर मुआशरा बना सकें, एक हेल्थी और एजुकेटेड मुआशरा बना सकें, मिस एजुकेटेड लोग ना हों, प्रॉपरली एजुकेटेड लोग हों।